बांग्लादेश में जो शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है उसके बाद 7 पड़ोसी देश भारत के खिलाफ हो गए हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी साजिश के पीछे अमेरिका है। और ऐसा क्यों है ये आज आपको समझना है और कैसे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए भारत के खिलाफ कैसे हैं 7 पड़ोसी देश। दूसरा, साजिश के पीछे कैसे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। तीसरा, विपक्ष क्यों कर रहा है शेख हसीना और मोदी की तुलना। चौथा, कैसे आंदोलनकारियों ने सारी हदें पार कर दी। और पांचवा, हसीना के राज में बांग्लादेश का आखिरकार क्या हुआ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए कि कैसे अब बीच में इंडिया है और जितने भी ये 7 पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चीन आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेपाल में भी जो ओली सरकार है वो भारत विरोधी है। म्यांमार में जो हुआ वो आप सबको पता है कि कैसे भारत विरोधी एजेंडा है। और अब तो बांग्लादेश में भी ऐसी सरकार आने वाली है, क्योंकि जो शेख हसीना की सरकार थी वो प्रो इंडिया थी, लेकिन अब जो सरकार आएगी वो एंटी इंडिया होगी। श्रीलंका में आपको पता है ऐसी ही कुछ स्थिति बनी थी और जो अभी वाली सरकार है वो चीन समर्थक है। और मालदीव्स में भी आपको पता है कि कैसे एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया था। तो आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे इंडिया बीच में है, कैसे भारत बीच में है और ये जितने भी सारे पड़ोसी मुल्क हैं वो कैसे एंटी इंडिया एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और इसके लिए जो भारत की मुश्किलें हैं, वो जो सरकार की मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती है। मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाती हूं। सबसे पहले देखिए बांग्लादेश की बात करते हैं। जो शेख हसीना जिनका तख्ता पलट हुआ है उनकी सरकार प्रो भारत थी, यानी हिंदुओं को, भारतीयों को, या जितना भी जो प्रो भारत था उनका वो जो टेक था, हमारे रिलेशंस थे, अच्छे थे। सेना पक्ष की सरकार चीन पाकिस्तान समर्थक है, यानी अब क्योंकि पीएम शेख हसीना जो कि अब प्रधानमंत्री नहीं रही हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको लिटरली देश से निकाल दिया गया, उनको भागना पड़ा। और उसके बाद आपको पता है उन्होंने भारत में शरण ली है फिलहाल और आगे वो दूसरे देश में जाएंगी। लेकिन अब जो सेना पक्ष की सरकार है वो कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान समर्थक है। खालिदा जिया जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं बीएनपी की, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और ये जो जमाते इस्लामी हैं, ये दोनों कट्टर विरोधी हैं भारत के। और अब क्योंकि इनकी एलाइज है, दोनों की, बीएनपी और जमाते इस्लामी की एलाइज है, और ये हमेशा से जो है पीएम शेख हसीना के खिलाफ रहे हैं और इनका कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एजेंडा है। तो अब अगर इनकी सरकार आ जाती है तो वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। एंटी इंडिया आंदोलन, हिंदुओं पर हमले, आपने कई मर्तबा देखा होगा कि कैसे बांग्लादेश से रिपोर्ट्स आती हैं कि हिंदू मंदिरों पे हिंदुओं पर हमले हुए और वहां की जो हिंदू आबादी है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब होती जा रही है। तो देखिए अब बांग्लादेश में ऐसे हालात बन गए हैं, अब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ सरकार आने वाली है। फिर देखिए दूसरा आती हूं मैं, पाकिस्तान चीन के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूं। जो पाकिस्तान में मौजूदा शहबाज शरीफ की सरकार है वो भारत विरोधी एजेंडे पे काम करती है। जो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग है उनका भी विरोधी एजेंडा सबको पता है। फिर आ जाइए यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और मालदीव, एक एक करके बताती हूँ। विक्रमासिंघे की सरकार जो कि श्रीलंका में है वो चीन समर्थक है। केपी शर्मा ओली सरकार जो कि नेपाल में है वो भी चीन समर्थक है। म्यांमार सैन्य सरकार भी चीन समर्थक है। मालदीव्स की मुइजिजू एंटी इंडिया एजेंडे पे काम करती है और आपको पता है कि कैसे एंटी इंडिया जो पूरा मूवमेंट चलाया था। तो देखिए कहीं ना कहीं जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें एंटी इंडिया सरकार आ चुकी है और अब ये कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरा देखिए, साजिश के पीछे अमेरिका का हाथ क्यों बताया जा रहा है। तो मैं आपको कुछ कोट्स बता देती हूँ। शेख हसीना के जो बेटे हैं सजीब वाजेद, उन्होंने खुलासा किया है, एक मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो बोलते हैं कि जो पूरा तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ है। अमेरिका बांग्लादेश में कमजोर सरकार चाहता है। शेख हसीना की जो सरकार थी वो आर्थिक विकास कर रही थी, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वहां पर जो सरकार है वो कमजोर हो जाए, इसलिए अमेरिका ने पूरी फंडिंग की है। और ये जो पूरा तख्ता पलट हुआ है, पूरा आंदोलन हुआ है, जिस तरीके से ये लोग वहां पर मरे हैं, तो पूरा कहीं ना कहीं अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है। हसीना ने कहा था, शेख हसीना ने खुद ने भी कुछ टाइम पहले ये कहा था कि मेरे ऊपर विदेश से दबाव है। फिर उन्होंने कई सारी चीजें कही थी। बाइडेन और चीन हुए आर्थिक विकास से परेशान, ये कहना है इनके बेटे का कि बाइडेन और चीन को कभी नहीं पसंद था कि बांग्लादेश में आर्थिक विकास हो। फिर शेख हसीना ने ये भी कहा था कि एक व्हाइट मैन, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक व्हाइट मैन है जो बांग्लादेश में एयरबेस बनाने का ऑफर लेकर आया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर उस व्हाइट मैन ने शेख हसीना को ऑफर दिया कि अगर आप एयरबेस बनाओगे बांग्लादेश में तो हम आपकी सरकार को समर्थन देंगे।
ईसाई देश बनाने की साजिश है। ये भी उन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अमेरिका के सेंस में कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईसाई देश बनाया जाए, म्यांमार के कुछ हिस्से को लेकर, बांग्लादेश के कुछ हिस्से को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा कि ईस्ट तिमोर का जिक्र करके उन्होंने अंदाजा लगाया, उन्होंने संदेश दिया कि अमेरिका ये चाहता है। चुनाव से भी खुश नहीं था अमेरिका। जब ये जनवरी में जीती थी शेख हसीना, तब अमेरिका ने कहा था कि विपक्ष के साथ वहां पर अच्छा नहीं हुआ है, यहां पर चुनाव में धांधली की गई है और जो भी ये जीत हुई है, विक्ट्री हुई है, वो सच्चे तरीके से नहीं हुई है, स्वतंत्र तरीके से नहीं हुई है और ये निष्पक्ष नहीं था। तो अमेरिका ने खुले तौर पर आपत्ति जताई थी। शेख हसीना ने अमेरिका पर भी लगाया था बड़ा आरोप। यूएस पर कई देशों के तख्ता पलट का आरोप है। ऐसा कई बार हमें देखने को मिला है कि जहां पे भी, जिस देश में भी ऐसी कोई स्थिति बनती है, तानाशाही करार देके लीडर को तख्ता पलट हो जाता है, सेना उधर जो है ओवर पावर कर देती है। और कई मर्तबा यूएस का हाथ आया है, चाहे फिर आप ईरान ले लीजिए, ग्वाटेमाला ले लीजिए, कॉन्गो, साउथ वियतनाम, ब्राजील, चिली, इराक, पाकिस्तान, इन सब में कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ आया था। और आंकड़े तो ये भी कहते हैं कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने 72 देशों में तख्ता पलट कराने की कोशिश की थी। तीसरा देखिए, अब विपक्ष जो है हसीना, शेख हसीना, जिनको अपने ही देश से निकाल दिया गया है, डिक्टेटर का नाम देके, तानाशाह का नाम देके, उनका कंपैरिजन क्यों मोदी से कर रहा है विपक्ष? मैं आपको बताती हूं। पीएम शेख हसीना की सबसे पहले आप देखिए गलतियां क्या रही। तो विपक्ष को उन्होंने नजरबंद करवाया, जो कि बीएनपी है वहां पे विपक्ष, उन्होंने उनकी जो खालिदा जिया हैं उनको नजरबंद कराया और जैसे ही यहां से चली गई शेख हसीना तो उनको रिहाई मिली, यानी ये जो है खालिदा जिया, उनको रिहाई मिली। तो सबसे पहला आरोप, विपक्ष को नजरबंद कराया शेख हसीना ने। कुछ विपक्षी पार्टियों को अयोग्य करार दे दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। जब भी शेख हसीना के खिलाफ कोई आवाज उठाता था, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। मीडिया को कंट्रोल किया, तानाशाही के आरोप लगते हैं शेख हसीना पर, आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताया। ये जितने भी छात्र, जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे, सबको शेख हसीना ने कहा कि ये सब आतंकवादी है, ये सब देशद्रोही। जमाते इस्लामी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। जो ये जमाते इस्लामी है वहाँ का एक बहुत बड़ा संगठन है, मोस्टली इसमें मुस्लिम्स हैं, और उनके खिलाफ, क्योंकि जमाते इस्लामी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं पर हमले कराए, वो पाकिस्तान समर्थक है, आईएसआई समर्थक है, तो शेख हसीना ने जमाते इस्लामी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। छात्रों के मुद्दे जैसे आरक्षण, बेरोजगारी, इन सब को नजरअंदाज कर दिया शेख हसीना ने, इनके ऊपर ये आरोप हैं। और तो और मैं आपको बता दूं, भारत में एक सर्वदलीय बैठक हुई इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि पड़ोसी देश है बांग्लादेश और शेख हसीना अभी भारत में ही है। राहुल ने जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उनसे ये पूछा, 3 सवाल पूछे। राहुल गांधी कहते हैं जयशंकर से, जब सर्वदलीय बैठक चल रही थी, कि आपने इसका शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान क्या बनाया है, और तो और क्या आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है? तो इसमें जयशंकर कहते हैं कि अभी कुछ भी रूल आउट करना पॉसिबल नहीं है, हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर जो है नजर बांग्लादेश पे है, वहाँ की आर्मी से हमारी बात चल रही है और हम जल्द से जल्द पूरा का पूरा इस पे जो है आपको और अपडेट देंगे। शशि थरूर ने भी जताई रेफ्यूजी की आशंका कि भाई अगर ऐसा हो रहा है बांग्लादेश में, तो वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, रेफ्यूजीज हैं, वो तो भारत भाग कर आएंगे। म्यांमार से ऑलरेडी कितने रेफ्यूजी आ चुके हैं और कहां कहां नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया बांग्लादेश एकदम बीच में है, तो वहां से रेफ्यूजीज कितने भारतीय स्टेट्स में जा सकते हैं, उसकी आशंका। बॉर्डर्स पर कितनी टेंशन हो सकती है, बांग्लादेश का वो बॉर्डर मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था। तो शशि थरूर ने भी कहा कि हमें एक्शन लेने की जरूरत होगी। और देखिए संजय राउत तो यही कह रहे हैं, अभी मैं आपको उनका एक बयान पढ़ के सुनाती हूं, और उदित राज भी यही कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ मोदी भी करते हैं अपने विपक्षियों के साथ। जो विरोधी लोग हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे शेख हसीना ने किया, जैसे जैसे उनको अपने ही देश से निकाल दिया गया, तो मोदी भी विपक्ष के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ संजय राउत ने क्या कहा है, उनकी मेरे पास बाइट भी है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में भारत जैसी स्थिति पैदा हो गई है, वहां पर विपक्ष की आवाज दबा दी गई, चुनाव में घोटाले हुए, विरोधियों को जेल में डाला गया, कई लोग मारे गए, संसद में अवांछित कानून पारित किए गए, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। इस प्रकार शेख हसीना प्रधानमंत्री रूप में विफल रही। उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों की आड़ में देश को तानाशाही तरीके से चलाया। भारत के शासकों को, ये देखिए संजय राउत डायरेक्टली कह रहे हैं, भारत के शासकों को भी इसके प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर उदित राज ने भी ऐसे ही कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को, उन्होंने डायरेक्ट निशाना कहा कि अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी को यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है पता चल जाता है, तो पड़ोसी मुल्क में जो हुआ वो क्यों नहीं पता चला। जमाते इस्लामी संगठन पाकिस्तान आईएसआई के करीब है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, और अब हो सकता है कि इन्हीं का राज चले बांग्लादेश में। पूर्वी बांग्लादेश हाई कमिश्नर वीना सिकरी का एक खुलासा है, वो ये कहती हैं कि हसीना जब चीन गई थी तो उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हुआ।
जिनपिंग ने उनको सेपरेट टाइम नहीं दिया था। जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होने चाहिए, किसी भी प्रधानमंत्री अगर कोई देश की आ रही है तो उनको वो नहीं दिए गए। तो इसमें तो चाइना का भी हाथ है। और चौथा अब आपको मैं आगे बताती हूँ। देखिए, पहले आप ये देख लीजिए, जब चीन गई थी तो उनके साथ बर्ताव नहीं हुआ था, तो पूरा इधर हाई कमिश्नर का है कि यहाँ पर चाइना की जो स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल है पूरी की पूरी मिली हुई है। अब चौथा देखिए कि ये जो भी बांग्लादेश में हुआ है उससे पूरी दुनिया को क्या सीख लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए कि क्योंकि मैंने आपको बताया शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत ज्यादा विकास किया था, तो विकास के बावजूद भी विपक्ष के बहकावे में जनता आ सकती है। और आपको पता है आंदोलनकारियों ने क्या किया है, किस तरीके से किया है, आगे और बताती हूँ। जनता के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा मैंने कल भी आप अपने शो में समझाया था कि कैसे वहां पर सेनानियों को ज्यादा आरक्षण मिल रहा था, हाईकोर्ट ने भी उसको समर्थन दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और वो आरक्षण कम करना पड़ा। तो इससे संदेश ऐसा गया कि सरकार तो अपनी मनमानी कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और वो आरक्षण सीमा कम करनी पड़ी। तो जो शेख हसीना सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा आंदोलन था वो और ज्यादा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं इससे एक ये भी निकलता है, छात्र आंदोलन हो या विरोध हो, कोई भी कब हिंसक रूप ले ले, इस तरीके से हाल हो जाए देश का, कभी कुछ नहीं कह सकते। विदेशी एजेंसियों के कारण डूब सकता है पूरा देश। मैंने आपको बताया ये जो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी होती है ना, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, पड़ोसी देश हो, चाहे कोई भी हो, ये बहुत ही भारी राजनीति होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स। तो अगर उन सब के हिसाब से एक पूरे देश में क्या हो सकता है, बांग्लादेश ताज़ा उदाहरण है आपके सामने। आरक्षण, बेरोजगारी ने कैसे करवा दिया तख्ता पलट, क्योंकि पूरा जो बेस इशू है वो तो यही बताया जा रहा है ना कि आरक्षण के मुद्दे पे लोग परेशान थे, बेरोजगारी पे लोग परेशान थे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। अब मैं कुछ शर्मनाक तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे आंदोलनकारी किस सीमा पे एकदम गिर चुके हैं, सारी हदें पार कर चुके हैं। शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स, ये देखिए, ये ब्रा देखिए, ये साड़ी देखिए, आंदोलनकारी ने पूरे के पूरे उनके कपड़े चोरी कर लिए और साड़ी पहन रखी है। और देखिए कैसे ब्लाउज को, ब्रा को, अंडरगारमेंट्स को दिखा रहे हैं। एक इतनी एजेड महिला जो आपकी प्रधानमंत्री रह चुकी है, उनके कपड़ों को आप इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो पता चलता है आंदोलनकारियों की सोच क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं। फिर देखिए उनके घर से कैसे गमले, सोफे, कुर्सी सब लूट के ले गए। पूरे सड़कों पर आपने बहुत ऐसे विजुअल्स देखे होंगे, और यहाँ तक कि कुछ नहीं छोड़ा। ये देखिए पंखे ले गए, मुर्गी ले आए, मछली ले आए, यहाँ पर आराम से बैठ के सरकारी आवास में जला दिए, सरकारी आवास में बैठ के चिकन पेल रहे हैं ना, ये कर रहे हैं। आगे देखिए कि कैसे पूरी बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं सरकारी आवास के। फिर देखिए जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बांग्लादेश के, मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता, उनकी मूर्ति के ऊपर ये जो आदमी देख रहे हैं ये पेशाब कर रहा है। इनकी मूर्ति को इन्होंने तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया और नीचे फेंक दिया। आप देख सकते हैं सामने, मैं तस्वीर आपको नहीं दिखा सकती हूँ। फिर एक महिला वहां से डियोर का बैग ले आती है, 3-4 लाख का ये बैग होगा, वो उठा के ले चलती है और हंस रही है। यहाँ पर एस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया जाता है। जो आशंका थी कि हिंदू खतरे में है, वहां पर सामने है एस्कॉन मंदिर। आप जगन्नाथ का यहाँ पर जो मूर्तियां हैं आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने तोड़ दी, कैसे जला दी। तो बांग्लादेश में ये हो रहा है और अब भारत को चिंता है कि वहां की माइनॉरिटीज के साथ क्या होगा। ये वो 3 लड़के हैं, मैं इनका नाम बता देती हूँ आपको, आसिफ महमूद, नाहिद इस्लाम और अबू बकैर। ये सारे जितने भी छात्र आंदोलन हुआ, ये 3 लोग पूरा इस आंदोलन के चेहरे हैं। और देखिए वही उदित राज का भी एक ट्वीट आ जाता है जो मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत खराब है और हमें कुछ करना चाहिए, वहाँ कट्टरपंथी हावी हो गए हैं। भक्तों अब क्यों नहीं पूछते, मोदी सरकार को भनक भी नहीं लगी और छोटे और पड़ोसी देश में भी डंका नहीं बजा, कहाँ तो दुनिया में बजा रहे थे। तो उदित राज कहने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी सरकार को पूरा का पूरा इनका हमला है। 5वां देखिए कि हसीना के राज में बांग्लादेश का क्या हुआ, और पहले क्लियर कर चुकी हूं कि कितना आर्थिक विकास हुआ था हसीना के राज में। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ दी, हालांकि उनके तरीके कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ तानाशाही जो आरोप लगा रहे हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की सूरत बदल दी। हसीना राज में बांग्लादेश का आर्थिक विकास हुआ। और मैं आंकड़े के साथ आपको बताती हूँ, 2007 में $71 बिलियन इकोनॉमी, और 2022 में देखिए इतनी ज्यादा ग्रोथ, $460 बिलियन इकोनॉमी। 2009 में ये 5% जीडीपी ग्रोथ होती है, 2019 में 7.9% जीडीपी ग्रोथ। ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मानी जाती है। यहाँ तक कि कोविड में भी बांग्लादेश की इकोनॉमी में ज्यादा फर्क नहीं आया और वो मेंटेन रही। शेख हसीना सरकार ने बिजली दी, गरीबी खत्म की, लोगों को पॉवर्टी से निकाला, रोजगार दिया। और ये देखिए मैंने आपके लिए बताया है कि कैसे, ये देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ देखिए, 73676, ये लगातार एक अच्छे लेवल पर थी।
वहां पर शेख हसीना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, पॉवर्टी रिडक्शन किया, सोशल डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ दी, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन दिया, विमेन एम्पावरमेंट दिया। देश के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें की और पूरे विश्व पटल पर इसकी चर्चाएं भी हुई और पॉपुलैरिटी भी मिली। लेकिन आज जो बांग्लादेश का हाल है वो दिखाता है कि कैसे सरकार में कितनी चीज़ें, जो मैंने आपको बताया कि क्या सीख लेनी चाहिए, कि कैसे बांग्लादेश जो कि हमारा ही कभी ज़मीन थी, भारत से अलग होकर पहले पाकिस्तान में गया, फिर पाकिस्तान से अलग होकर लिबरेशन वॉर लड़के बांग्लादेश बना और आज देख लीजिए इसकी स्थिति। और देखिए इसमें आपको ये भी पता चला होगा कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो कितना ज़्यादा अहम होती है किसी भी देश के लिए। और अगर कहीं पे भी कुछ होता है, आपको लगता है आप भारत में बैठे हैं तो आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है, चाहे इजराइल में कुछ हो रहा हो, चाहे यूके में कुछ हो रहा हो, चाहे यूएस में, वो कहीं ना कहीं आपको भी इम्पैक्ट करती है। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी।